गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग चाओ भी ये चेन की कंपनी में पहुंच चुका था और वहां पर ये चेन को देखकर वो बकवास कर ही रहा था और साथ ही वो किन होंगयान से सिस्टर कहकर बात कर रहा था कि तभी किन होंगयान गुस्से में आकर खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। ये जोरदार थप्पड़ खाने के बाद फैंग चाओ पूरी तरह शॉक हो जाता है और हकलाते हुए कहता है कि सिस्टर होंगयान नहीं, मेरा मतलब है प्रेसिडेंट किन। उसके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रही होती है और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसे इस बात पर बहुत हैरानी होती है कि किन होंगयान और उसके सबऑर्डिनेट्स को ये चेन के यहाँ होने से बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। और इसी कंफ्यूजन के बीच फैंग चाओ के दिमाग में गलत फहमी हो जाती है कि यहाँ पर ये चेन बॉडीगार्ड बनने आया है और इसी बात को लेकर वो ये चेन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है कि अब उसे समझ में आ गया है। वो ये चेन को सुनाते हुए कहता है कि ये चेन यहाँ प्रेसिडेंट किन से बदला लेने नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ प्रेसिडेंट किन का बॉडीगार्ड बनने आया है। उसकी ये बेकार की बातें सुनकर ये चेन चुपचाप खड़ा रहता है और अपने मन में सोचता है कि इस बेवकूफ फैंग चाओ का दिमाग कैसा है, आखिर ये किस तरह की बकवास कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फैंग चाओ का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा होता है। वो पिछली बातों को याद करता है और अपने मन में सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने घुटने टेकने की बात की थी। इसका मतलब जरूर ये चेन ने किन होंगयान के आगे घुटने टेके होंगे और उस घुटने टेकने का रीजन यही होगा कि ये चेन ने किन होंगयान से माफी मांगी होगी और उसकी बॉडीगार्ड बनने की भीख मांगी होगी। और ये सब सोचने के बाद वो ये चेन को नीचा दिखाते हुए कहता है कि कल बर्थडे बैंकेट में तो प्रेसिडेंट किन ने उससे बॉडीगार्ड बनने को कहा था, तब वो नहीं माना था, जिसे देखकर फैंग चाओ को लगा था कि ये चेन के अंदर सच में थोड़ी हिम्मत है। लेकिन आगे उसकी बेइज्जती करते हुए फैंग चाओ बोलता है कि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चेन सुबह जल्दी उठकर इंसानों के कपड़ों में कुत्ते की तरह सज धज कर और बॉडीगार्ड का सूट पहनकर यहाँ आ जाएगा। वो उस पर ताना मारता है कि ये चेन यहाँ आकर प्रेसिडेंट किन के आगे घुटने टेककर भीख मांग रहा है ताकि वो उनके कुत्ते की तरह रह सके। अपनी इस बकवास के बाद फैंग चाओ तुरंत किन होंगयान की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि वो इसकी बात पर अग्री नहीं कर सकती। वो उन्हें याद दिलाता है कि कल बर्थडे बैंकेट में तो उन्होंने खुद कहा था कि वो ये चेन की रोजी रोटी और उसके रास्ते पूरी तरह बंद कर देंगी। ये बात सुनते ही किन होंगयान का पारा हाई हो जाता है और वो फैंग चाओ को अपने मन में एक महामूर्ख मानती है। ये सारी बातें वहां खड़ी रोंग रोंग भी सुन लेती है और शौक में सोचने लगती हैं कि क्या सच में प्रेसिडेंट किन ये चेन के जीने के सारे रास्ते बंद करना चाहती हैं और क्या ये बात सच है। लेकिन उसके इस डाउट के तुरंत बाद किन होंगयान गुस्से में आग बबूला हो जाती है और फैंग चाओ को दोबारा और एक थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि कमीने, मैंने ऐसा कब कहा था। इसी गुस्से के बीच वो रोंग रोंग को आवाज देती है और ऑर्डर देती है कि इस आदमी को तुरंत बाहर निकाल फेंको और आज के बाद इसको उनकी कंपनी में कदम रखने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। साथ ही साथ वो गुस्से में ये भी ऐड करती है कि जिस भी एम्प्लॉय ने इस आदमी को ऊपर आने दिया उसको भी तुरंत जॉब से निकाल दो। ये क्लियर ऑर्डर सुनने के बाद रोंग रोंग भी बिना किसी देरी के हाँ कहकर उनकी बात मान लेती है और तभी वहां दो बॉडीगार्ड्स आते हैं फैंग चाओ को बाहर करने के लिए। लेकिन फैंग चाओ इस बेइज्जती पर अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर रह जाता है और सोचता है कि वो फैंग फैमिली का इतना बड़ा और रिस्पेक्टेड यंग मास्टर है और उसे यहाँ सबके सामने 2 बार थप्पड़ मारा गया। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात उसके लिए ये होती है कि ये सब इस बेकार लिव-इन दामाद के सामने हुआ। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड फैंग चाओ को पकड़कर बाहर निकलने लगते हैं और जाते जाते भी फैंग चाओ अब उससे कम नहीं होता और वो ये चेन को धमकी देते हुए चिल्लाता है कि ये चेन ये मत सोचे कि वो किन होंगयान का बॉडीगार्ड बन गया है तो वो लोग उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते। वो उसे वार्निंग देता है कि वो बस वेट करे, जल्द ही वो ऐसा कुछ करेगा कि ये चेन ठीक से खा भी नहीं पाएगा, सड़कों पर सोएगा और सीधा जेल जाएगा। इन धमकियों के बाद बॉडीगार्ड्स उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद फैंग चाओ अपनी कार में बैठा होता है। कार स्टार्ट करते हुए उसके चेहरे पर एक्सट्रीम गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा होता है और वो चिढ़ते हुए किन होंगयान को गाली देता है और कहता है कि वो बस एक सस्ती औरत है जिसने अपने थोड़े बहुत लुक्स और दूसरे आदमियों का सहारा लेकर पावर हासिल की है। गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ते हुए वो कसम खाता है कि बस उसे किसी तरह वैंग जियासियाओ को पूरी तरह कंट्रोल में कर लेने दो, फिर एक दिन वो किन होंगयान को अपने आगे घुटनों पर झुकाएगा और खुद को डैडी बुलवाएगा। वो उसके साथ बुरी तरह खेलने की धमकी देता है। इस फ्रस्ट्रेशन के बीच उसे ये चेन याद आता है और वो डिसाइड करता है कि इस बेकार ये चेन के किन होंगयान का बॉडीगार्ड बनने वाली ये खबर उसे तुरंत वैंग फैमिली को बतानी पड़ेगी। और यहाँ से सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। 1 घंटे बाद हम शीशान विला का सीन देखते हैं जहाँ फैंग चाओ ने सब कुछ बता दिया है। ये खबर सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो हैरानी से पूछती हैं कि उसने अभी क्या कहा। वो दोबारा कंफर्म करती हैं कि क्या ये चेन वो बेकार और छोड़ा हुआ दामाद सच में किन होंगयान का बॉडीगार्ड बन गया है। इस पर फैंग चाओ जवाब देता है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि ये चेन बिल्कुल किन होंगयान के ऑफिस में उनके डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए खड़ा था। ये बात सुनकर वहीं खड़ी यॉन यॉन भी पूरी तरह चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। पास में खड़ा शाओजे भी हैरानी से सवाल करता है कि इस बात का क्या बेसिस है। तभी फैंग चाओ इस आग में थोड़ा और घी डालते हुए बोलता है कि उसने हुआशिंग ग्रुप के लोगों से ये भी सुना है कि जैसे ही ये चेन ने किन होंगयान को देखा उसने एक ही सेकंड में उनके आगे घुटने टेक दिए और किन होंगयान से उसे माफ करने की भीख मांगने लगा। और आगे वो अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कि शायद कल किन होंगयान को ये चेन थोड़ा पसंद आ गया था, इसलिए उनका दिल पिघल गया होगा और उन्होंने उसकी बात मान ली होगी। ऐसी बातें सुनने के बाद जिया स्याओ यानी जिया याओ का गुस्सा आसमान छू लेता है। वो चिल्ला उठती है कि ये चेन एक नंबर का कमीना है जिसने सच में किसी दूसरी औरत के सामने घुटने टेक दिए। उसके अंदर गुस्सा और जेलसी इतनी भर जाती है कि वो सोचती है कि उसने उसको कितने सारे चांसेस दिए थे घुटने टेक कर अपनी गलती मानने के। अगर वो उसके आगे घुटने टेक देता और भीख मांग लेता तो वो उसे जरूर माफ कर देती। वो आगे गुस्से में सोचती है कि अगर वो घुटने टेक देता तो वो उसे डिवोर्स नहीं देती और ना ही पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवाती। लेकिन उसने उसके आगे कभी घुटने नहीं टेके।
उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख और गुस्सा होता है कि वो 3 साल तक उसके साथ शादी के रिलेशन में रहा, लेकिन उसने कभी उसके सामने घुटने नहीं टेके और अब वो जाकर एक दूसरी औरत के आगे घुटने टेक रहा है। और इसी ऑकवर्ड और टेंस मोमेंट में योन मजाक उड़ाते हुए ताना मारती है कि सिस्टर, ऐसा लगता है कि तुम्हारा चार्म उस पर ठीक से चला नहीं। वो एक बड़ी स्माइल के साथ आगे बोलती है कि अगर ये चैन उसका पति होता तो जिस दिन वो वैंग फैमिली के दरवाजे के अंदर आया था वो उससे पहले ही दिन उससे अपने आगे घुटने टिकवाती, और सिर्फ यही नहीं, वो उससे हर रोज घुटने टिकवाकर अपने पैर भी धुलवाती। यूएन की ऐसी बात सुनने के बाद जियाकी कहती है कि पिछले 3 सालों में वो सच में उसके साथ बहुत अच्छी रही थी। वो अपने दांतों को पीसते हुए सोचती है कि अगर उसे एक और मौका मिल जाए तो वो उससे सुबह से लेकर रात तक अपने आगे घुटने टिकवाएगी। और इसके बाद जियाकी तुरंत अपनी ग्रैंडमा की तरफ मुड़ती है और कहती है कि ग्रैंडमा, किन होंग योन अपनी बात से मुकर गई हैं, इसलिए उन्हें तुरंत किन होंग योन के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स कट ऑफ कर देने चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक ओल्ड मैडम वांग गुस्से में आकर जियाकी को एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि वो ये किस तरह की बकवास कर रही है। वो पूरे गुस्से और लॉजिक के साथ समझाती है कि उनकी वांग फैमिली की 70 मिलियन की फाइनेंसिंग अभी भी किन होंग योन के हाथों में फंसी हुई है, तो ऐसे में वो भला किन होंग योन से दुश्मनी कैसे ले सकती है। तभी थोड़ी शांति के बाद फांग चाओ बीच में बोल पड़ता है कि जियाकी, वो जानता है कि वो प्रेसिडेंट किन से बहुत जल रही है, पर वो जियाकी को सच्चाई याद दिलाते हुए कहता है कि सच तो ये है कि प्रेसिडेंट किन के पास जियाकी से बहुत ज्यादा तरीके और पावर है और उसे ये बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन इन सभी की बात सुनकर और पूरे सिचुएशन को देखकर जियाकी का गुस्सा आसमान छू लेता है। वो बुरी तरह रोने लगती है और पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर अनाउंस करती है कि अगर उसकी फैमिली उसकी मदद नहीं करेगी तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद अकेली हुआशेंग ग्रुप जाएगी और उन्हें ढूंढकर सबक सिखाएगी। उसकी ये जिद और आवाज सुनकर ओल्ड मैडम वांग सख्ती से उसे ऑर्डर देती हैं कि वो चुपचाप वहीं खड़ी रहे और अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की कोशिश ना करे। पर जियाकी तो जैसे उस वक्त पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो आंसू बहाते हुए जिद करती है कि अब उसे किसी भी बात की परवाह नहीं है। इसी पूरे हंगामे और टेंशन के बीच ओल्ड मैडम वांग सिचुएशन को और बिगड़ने से रोकने के लिए जी चियांग की तरफ देखती है। वो तुरंत उसे किन होंग योन को कॉल लगाने का ऑर्डर देती है और क्लियर करती है कि वो पर्सनली किन होंग योन से इस बारे में बात करना चाहती है। अपनी मां का सख्त ऑर्डर सुनते ही जी चियांग बिना किसी देरी के तुरंत हाँ कहता है और अपना फोन निकालकर कॉल लगा देता है। और कॉल कनेक्ट होते ही ओल्ड मैडम वांग सीधा पॉइंट पर आते हुए किन होंग योन से कहती हैं कि उन्होंने अभी सुना है कि उनकी फैमिली का वो लिव इन दामाद उनकी कंपनी में चला गया है और अब उनका बॉडीगार्ड बन गया है। अगर उन्हें पहले पता होता कि किन होंग योन को ये चेन इस हद तक पसंद आ गया है तो वो उसे हाफ ईयर पहले ही उन्हें दे देती। इसी गर्मा गर्मी में वो पिछली बातों को याद दिलाते हुए कहती हैं कि कल ही तो किन होंग योन ने वांग फैमिली को सपोर्ट करने और ये चेन की रोजी रोटी और उसके सारे रास्ते बंद करने का वादा किया था। पर हैरानी की बात है कि आज वो अपनी ही बात से पूरी तरह मुकर गई हैं। इसलिए अब किन होंग योन डेफिनेटली उन्हें एक एक्सप्लेनेशन ओ करती हैं। और फोन की दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठी किन होंग योन बहुत ही शांति से ये सारी बातें सुन रही होती हैं। वो आगे से जवाब देती हैं कि चीजें वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोच रही हैं, पर चाहे जो भी मजबूरी हो वो वाकई में वांग फैमिली को एक अपॉलॉजी ओ करती हैं। वो क्लियर शब्दों में कहती हैं कि कल उन्होंने जो भी वादा किया था अब वो उसे पूरा नहीं कर सकती और इसके लिए वो माफी मांगती हैं। ये एक्सक्यूज देते हुए किन होंग योन अपने मन ही मन में एक स्मर्क के साथ सोच रही होती है कि अगर इस ओल्ड मैडम वांग को गलती से भी ये पता चल गया कि ये लिव इन दामाद जिसको वो इतना जलीज कर रही हैं वही असल में उनका असली बॉस प्रेसिडेंट ये है, तो वो बेचारी डर के मारे सदमे से बीमार ही पड़ जाएगी। और इधर ओल्ड मैडम वांग किन होंग यांग की बात सुन के कहती हैं कि आखिर वो सब एक फैमिली की तरह ही तो है। वो बहुत इजीली ऑफर देती हैं कि जब किन होंग यांग को वो ब्रैट इतना ही पसंद है तो वो खुशी खुशी उसे अपने पास रख सकती हैं। और आगे कहती हैं वो तो बस एक मामूली सा लिव इन दामाद था, इसलिए किन होंग यांग इसे वांग फैमिली की तरफ से उनके लिए एक फ्री गिफ्ट समझ ले। अपने एक्स हस्बैंड को किसी और औरत को इस तरह गिफ्ट में दिए जाने की बात सुनते ही वहां खड़ी जियाकी झटपटाते हुए गुस्से में बोलने की कोशिश करती है कि वो उसे ऐसे कैसे दे सकती हैं, पर उसके कुछ भी बोलने से पहले ही उसकी मां जल्दी से आकर पीछे से उसका मुंह दबा देती है ताकि वो और कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। और जियाकी को फोर्स से शांत करवाने के बाद ओल्ड मैडम वांग वापस अपने पूरे बिजनेस माइंड पर आ जाती हैं। वो फोन पर बड़ी चतुराई से आगे कहती हैं कि ये चंद के छोटे मोटे मैटर को तो वो छोड़ सकती हैं, लेकिन उस 70 मिलियन की फाइनेंसिंग का क्या, जिसके लिए खुद प्रेसिडेंट किन ने उन्हें पर्सनल गारंटी दी थी। कहीं किन होंग यांग उस फाइनेंसिंग वाले वादे से भी तो नहीं मुकर रही। ये सवाल सुनते ही किन होंग यांग बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देती हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने पहले ही प्रेसिडेंट ये से डिटेल में बात कर ली है। वो आगे उन्हें खुशखबरी बताती हैं कि प्रेसिडेंट ये को लगता है कि इस प्रोजेक्ट में वाकई बहुत ग्रेट आइडियाज हैं और उन्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद भी आया है, लेकिन साथ ही वो एक कंडीशन ऐड करती हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले प्रेसिडेंट ये इसके बारे में डायरेक्टली थोड़ा और ज्यादा समझना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट ये का नाम सुनते ही ओल्ड मैडम वांग की आंखों में एक अलग ही चमक और शौक आ जाता है और वो खुशी को कंट्रोल करते हुए हैरानी से पूछती हैं कि क्या सच में प्रेसिडेंट ये ने उनका प्रपोजल खुद पढ़ा और उन्हें वो इतना पसंद आया। एक्सट्रीमली एक्साइटेड होकर वो तुरंत डील लॉक करती हैं और ऑफर करती हैं कि वो अपने बेटे जी चियांग को पर्सनली उनकी कंपनी भेजेंगी ताकि वो सीधा प्रेसिडेंट ये से मिल सकें और इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में फेस टू फेस डिस्कस कर सकें। इस बात पर किन होंग यांग ठीक है कहती हैं और एक प्रॉपर टाइम अरेंज करने की बात बोलकर मीटिंग कंफर्म कर देती हैं। कॉल खत्म होते ही ओल्ड मैडम वांग तुरंत घूमकर जी चियांग की तरफ देखती हैं और बहुत स्ट्रिक्टली समझाती हैं कि उसने अभी सारी बातें सुन ही ली हैं। वो उसे वार्निंग देती हैं कि जब मीटिंग का वक्त आएगा तो प्रेसिडेंट ये के सामने उसे हर हाल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा और वो गलती से भी इस लाइफ चेंजिंग मौके को स्क्रू अप नहीं कर सकता। अपनी मां का ये ऑर्डर सुनकर जी चियांग भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अश्योर करता है कि वो बिल्कुल टेंशन ना ले, वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये को उनके प्रोजेक्ट से पूरी तरह सेटिस्फाई कर देगा। पर तभी इस खुशी के बीच जी चियांग थोड़ा कंफ्यूज होकर सवाल पूछता है
कि ये चेन के इस नए बॉडीगार्ड वाले स्टेटस को देखते हुए क्या वो लोग अब उसकी चोरी वाले मामले की इन्वेस्टिगेशन को छोड़ रहे हैं? ये सवाल सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आ जाती है। वो पूरे अकड़ के साथ स्नॉट करते हुए कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है और किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ सारे सबूत ढूंढकर उनके पास लाने हैं। और वो सबको समझाते हुए कहती हैं कि जब सही वक्त आएगा तब चाहे उन्हें उस पर फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करनी हो, उसे सीधा जेल भेजना हो या फिर एक सबूत की तरह उसे किन होंगयांग को सौंपना हो, ये एविडेंस उनके बहुत ज्यादा काम आएगा। तभी उनके पास खड़ा शाओजी एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है कि ग्रैंड माँ, उसने तो वो सारे सबूत ढूंढ निकाले हैं। वो सबको प्राउडली बताता है कि ये चेन ने दरअसल कुछ गैंग हुलीगन से चोरी की थी। और ये बात सुनकर ओल्ड मैडम वैंग बहुत खुश होती हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आगे प्लानिंग करते हुए ऑर्डर देती हैं कि उन सारे सबूतों को सेफ रखो, क्योंकि ये चेन अब बस किन होंगयांग का एक पालतू कुत्ता बन चुका है। इसलिए अगर वो लोग अब उससे बदला लेते भी हैं तो किन होंगयांग इस सब में अपना हाथ गंदा नहीं करेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। और इस प्लान को फाइनलाइज करने के बाद ओल्ड मैडम वैंग गुस्से में घूमती हैं और पूरी फैमिली की तरफ देखकर जियाकी की फैमिली पर भड़ास निकालना शुरू करती हैं। वो चिल्लाकर पॉइंट आउट करती हैं कि एक तरफ जिचियांग है जो कंपनी की हेल्प कर रहा है प्रेसिडेंट ये के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने में, और दूसरी तरफ शाओजी ने खुद आगे बढ़कर ये चेन की चोरी के पक्के सबूत ढूंढ निकाले हैं। उसके बाद वो ताना मारती हैं कि इसके कंपैरिजन में जियाकी की फैमिली ने आखिर किया ही क्या है। वो बुरी तरह जलील करते हुए कहती हैं कि इनके घर के बड़े लोग किसी काम के नहीं और जवान बेटी पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है। और वो आगे जियायाओ से कहती हैं कि वो अपने एक तुच्छे से लिव इन हस्बैंड को भी संभाल कर नहीं रख सकी और उसने अपना इतना प्यारा चेहरा कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। वो बुरी तरह नीचा दिखाते हुए यहाँ तक कह देती हैं कि जियाकी का ये खूबसूरत चेहरा तो युआन के पास होना चाहिए था। और सबके सामने इस एक्सट्रीम लेवल की बेइज्जती और कंपैरिजन सुनकर जियाकी पूरी तरह अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसका पूरा शरीर ह्यूमिलिएशन और रोने की वजह से बुरी तरह कांपने लगता है। इस अनबेरेबल दुख को और ना सह पाते हुए वो अचानक वहां से मुड़ती है और तेजी से बाहर की तरफ भाग निकलती है। उसको ऐसे रोते हुए भागते देख उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाती है और पीछे से जोर से चिल्लाती है कि जियाकी, तुम कहाँ जा रही हो? पर जियाकी किसी की एक नहीं सुनती और सीधा जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। और कार स्टार्ट करके वो तेजी से वहां से हुआशिंग ग्रुप की तरफ निकल पड़ती है और वो ड्राइव करते हुए गुस्सा में चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोलती है कि उस कमीने ये चेन की वजह से आज उसकी फैमिली में इतनी बुरी बेइज्जती हुई है, इसलिए इस बार वो उसे सच में एक बहुत अच्छा और कड़ी टक्कर वाला सबक सिखाएगी। कुछ ही देर फुल स्पीड में ड्राइव करने के बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सीधा हुआशिंग ग्रुप के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में एंटर करती है। पर जैसे ही वो आगे देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचती है कि वहां सामने ये चेन और किन होंगयान एक साथ खड़े हैं। और गाइज, इसके साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब जियाकी पार्किंग लॉट में क्या नया हंगामा करेगी और ये चैन उसको क्या जवाब देगा, ये जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।